हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट हुआ था दैट इज़ ऑन 16 और 17 मार्च को, तो उसकी हम लोग जीएस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं एंड सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन था आई थिंक वो था हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में कि इंडिया क्वेश्चन तो ये था कि इंडिया ने अभी तक कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। जनरली उनको मेंशन कर देना चाहिए मेल या फीमेल तो मैं उसको हम लोग को मेल मान के ही चलना पड़ेगा। तो टोटल पहले तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1971 में। ठीक है, ये हर 4 साल बाद होता है। ये जो वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल बाद होता है। ठीक, इंडिया ने इसको एक ही बार जीता है, दैट इज़ 1975 में। एक ही बार इंडिया ने इसको वर्ल्ड कप जीता है 1975 में। ठीक है, अभी 2022 में इसका 15वां एडिशन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, हमारी इंडिया ही जो थी उसी ने होस्ट किया था। एंड 2 शहर हैं उड़ीसा के, भुवनेश्वर एंड राउरकेला। इन 2 शहरों में हमारा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ था। ठीक है, एंड भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसको हम लोग बोलते हैं कलिंग स्टेडियम, एंड राउरकेला का स्टेडियम है दैट इज़ बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इन 2 पर्टिकुलर स्टेडियम्स में हमारा जो 15th एडिशन जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ओके, सो इसका रिज़ल्ट क्या था? पहला फर्स्ट पोजीशन यानी गोल्ड जिसको मिला था वो जर्मनी था। ठीक, सेकंड पोजीशन यानी सिल्वर जिसको मिला था वो बेल्जियम थी। एंड थर्ड पोजीशन यानी जो ब्रोंज मेडल मिला है वो नीदरलैंड्स को मिला है। एंड इंडिया की पोजीशन क्या थी? इंडिया 9वें पायदान पे था, यानी 9th रैंकिंग थी। ठीक, एंड जो नेक्स्ट हॉकी का वर्ल्ड कप है वो यानी 2022 में हुआ था, यानी 4 साल जोड़ेंगे तो 2026 में होगा। एंड ये कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। ठीक है, अब तो ये था हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। सो नेक्स्ट हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, क्वेश्चन में पूछता है कि जो राइबोसोम है वो किससे बना है, सो वो आरएनए और प्रोटीन से बना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन तो ये आया था कि राइबोसोम जो है वो किसकी साइट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो मतलब इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल में जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, अब आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ये है कि सबसे पहले कि ये जो है राइबोसोम जो है, जैसे ये जो पर्टिकुलर है इसकी मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा एलोंगेटेड फॉर्म में दिखा दिया गया कि ये जो है वो अमीनो एसिड की चेन है। अब ये जो अमीनो एसिड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक, एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को और ब्रॉडली देखें तो ये कुछ ऐसे है, दो कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, एंड जो नीचे जो आपको दिख रहा होगा ट्यूब टाइप का, उसमें जो वो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज़ उसमें आरएनए होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन होती है और इसके जो साइट है मतलब इसमें यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। अब क्वेश्चन तो ये आया था कि इंडियन जुडिशरी इज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब होता है कि जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं वो सेपरेट हैं। अब ये क्या होता है, जुडिशियल क्या होता है? जुडिशियल विंग्स उसको बोलते हैं जैसे जब कानून लॉ के थ्रू बनाए जाते हैं, मतलब अगर कुछ लॉ से रिलेटेड है दैट इज़ जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। जैसे कोई भी लॉ या कुछ भी अगर आपको फैसला मिलता है या कोई भी रिजल्ट आता है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तौर पे आता है तो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। तो जैसे अब इसका मैं अगर हायरार्की देखें तो सबसे पहले जो सबसे टॉप मोस्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जजमेंट होता है दैट इज़ अ जुडिशियल विंग। ठीक, इसके नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। इसके हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जैसे डिस्ट्रिक्ट में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कोर्ट्स होते हैं। वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया भी फर्दर अपने अपने कोर्ट्स में कुछ सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसकी हायरार्की है वो कुछ ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 2 आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में और मेट्रोपॉलिटन एरिया में। जब एरिया बड़ा हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई मेट्रोपॉलिटन जैसे कैलकाटा है तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ पे एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगा। ठीक है, जैसे आप कानपुर है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये पर्टिकुलर ये हायरार्की है। तो क्वेश्चन यही था कि इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स जो है हमारी जुडिशरी की वो सेपरेट है, अलग अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक्स।
अब ओलंपिक्स क्या है, सबसे पहले तो ओलंपिक्स की जो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो ओलंपिक्स बेसिकली 3 होते हैं, लाइक 3 तरह के होते हैं, एक समर ओलंपिक्स है एंड विंटर ओलंपिक्स है और हमारा पैरालंपिक्स है, ठीक। तो जो समर ओलंपिक्स है वो सबसे पहले जो हुआ था वो 1891 समर ओलंपिक्स जो हुआ था 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, ठीक। और उसी तरीके से जो पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था 1924 में हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एसएससी। तो ये चैमनिक्स फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में एक जगह है चैमनिक्स करके, वहीं पे विंटर ओलंपिक्स, सबसे पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था, ठीक। और पहला पैरालंपिक्स कब हुआ था? 1988 में हुआ था, सियोल साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक। सो ये बेसिकली इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि पहला आपका समर ओलंपिक्स कहाँ हुआ था और पहला विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुआ था एंड पहला पैरालंपिक्स कहाँ हुआ था। अब क्वेश्चन तो ये था कि अभिनव बिंद्रा जो थे उनको गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग में, 10 मीटर राइफल शूटिंग में, तो वो कौन से ईयर के ओलंपिक में मिला था? तो इनको 2008 के बीजिंग टोक्यो में ओलंपिक हुआ था। सो इनको ये क्वेश्चन तो ये था, ठीक। तो इनको अभिनव बिंद्रा जी को मिला था। अब इंडिया ने, अब क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, इंडिया ने कितने अभी तक गोल्ड जीते हैं? तो सिर्फ 10 जीते हैं, जिसमें से 8 तो हमारी हॉकी की टीम ने जीते हैं, ठीक है। 8 हमारे मेडल्स जो हैं वो हॉकी की टीम ने जीते हैं, ठीक। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस इतना याद रखिए कि 8 मेडल हॉकी ने जीते हैं अभी तक, गोल्ड मेडल की बात कर रही हूँ और नहीं। तो ये सिर्फ गोल्ड मेडल है और बाकी जो है 2008 में अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में जीते थे और हाल ही में 2020 में जेवेलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने जीते हैं। सो ये था ओलंपिक के बारे में एक छोटा सा जस्ट, ठीक, जितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है छऊ डांस के बारे में। अब ये छऊ डांस जो होता है बेसिकली तीन राज्यों में मनाया जाता है, 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला तो वेस्ट बंगाल, देन झारखंड एंड देन उड़ीसा। अब वेस्ट बंगाल, अब इन 3 राज्यों में इनको अलग, इस छऊ डांस को अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में पुरुलिया के नाम से बोलते हैं। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा दिक्कत, प्रोनाउंसिएट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। एंड झारखंड में इसको सरायकेला के छऊ के नाम से जानते हैं एंड उड़ीसा में मयूरभंज छऊ के नाम से फेमस, मतलब छऊ के नाम से बोला जाता है, ठीक। तो बेसिकली 3 स्टेट्स में होते हैं इंडिया के, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो थीम जो होती है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक 2023 में ही एसएससी ने भरतनाट्यम की थीम पूछ ली थी, तो शैविज़म थी। तो इसमें भी पूछ सकते हैं छऊ डांस की क्या थीम है, शैविज़म, शक्तिज़म एंड वैष्णविज़म, ठीक। ये थीम्स हैं, 3 थीम्स हैं। और इसमें एक्सपोनेंट्स हैं, जो फेमस एक्सपोनेंट्स हैं, जो अभी जैसे इस पेपर में जो ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चन था उसका ना, मतलब वो सदाशिव प्रधान था, कि बताना था कि ये किस डांस से रिलेटेड है। तो सदाशिव प्रधान जो हैं वो छऊ डांस से रिलेटेड है। इनकी जो स्टार्ट किया था, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था बिल्कुल एकदम, वो 2 लोग थे, बल्कि 3 लोग थे, उपेंद्र बिस्वाल, बनाबली दास और राजेंद्र पट्टनायक। इन्होंने छऊ डांस की एक तरीके से इनिशिएटिव टाइप का होता है, वो इन्होंने किया था, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है शशाधर आचार्य। तो ये मैंने अभी तक जितना एक्सप्लोर किया है, मुझे यही 5 नाम इम्पॉर्टेंट लगे हैं। एंड आगे मुझे अगर और भी कोई नाम ऐड ऑन होता है या किसी एग्ज़ाम में मैं अभी और एक्सप्लोर करके देखूँगी तो आई विल ऐड इट ऑन दिस, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंट्स छऊ डांस के, ठीक। तो ये छऊ डांस के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है परमार डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले जो परमार डायनेस्टी है, इसने रूल कहाँ किया था? इसने तो एक सेंट्रल मालवा रीजन है, यानी मध्य प्रदेश के अराउंड एक रीजन, सेंट्रल मालवा रीजन के अराउंड ही जो है वो परमार डायनेस्टी का रूल हुआ था, ठीक है। ये बट कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं टाइप के, तो आप देख सकते हैं। एंड इसके जो पहले रूलर थे वो सियाक थे एंड लास्ट रूलर थे महलक देव, ठीक। अब क्वेश्चन था कि फेमस ये जो वक्कपति मुंजा और भोज देव जो हैं वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बहुत फेमस है, परमार डायनेस्टी के रूलर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पेज में मैंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट पूरा बता दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। एंड सबसे पहले तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सप्तंग थ्योरी जो है, कौटिल्य यानी हमारे जो चाणक्य जी थे, जिनको ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त था, सो उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब इस सप्तंग थ्योरी में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक शासन को चलाने के लिए 7 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला एलिमेंट है किंग, यानी राजा चाहिए होता है,
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा चाहिए होता है, ठीक। सेकंड एलिमेंट है सेक्रेटरी, जिसको बोलते हैं अमर्त्य, ठीक है। राजा है तो उसका अब सेक्रेटरी होगा जो उसको सलाह मशवरा देगा, ठीक। थर्ड है टेरिटरी यानी जनपद, अब टेरिटरी तो होनी चाहिए जिसमें राजा राज्य करेगा। देन फोर्थ है फोर्ट यानी इसका मतलब दुर्ग, दुर्ग या किला। देन फिफ्थ है ट्रेजर यानी कोष, ठीक है, कोष होगा। देन सिक्स्थ है आर्मी यानी सेना, एंड फ्रेंड यानी मित्र। तो ये 7 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी शासन करने के लिए, ऐसा इस थ्योरी में कौटिल्य जी ने दिया था, सप्तंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कुछ ऑफिसर्स जो पोस्ट है, तो मेजर 2 पोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि सन्निधाता यानी ये जो होता है वो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता है, एंड समहर्त ये जो होता है कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, दैट इज़ ये सन्निधाता एंड समहर्त। सन्निधाता कौन है? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। सन्निधाता ट्रेजरी से रिलेटेड है। समहर्त यानी कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है, ठीक। अब इसमें अब कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ ये सीजल में और अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये ऑफिसर्स पूछे जाते हैं, तो मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है। जैसे इस बार जो ऑलिव बोर्ड में पूछा गया था वो ये था कि अश्वध्यायक्ष जो ऑफिसर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो क्या होता है, कैवलरी का कमांडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैवलरी का कमांडिंग। अश्व एक बेसिकली जो भी एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स हैं और हॉर्सेस हो गए, तो उनको जो ऑफिसर होगा, उनको जो कमांड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अश्वध्यायक से। कैसे अश्व हम लोग याद, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, तो घोड़ा इज़ रिलेटेड टू कैवलरी, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि दैट इज़ ये कैवलरी का कमांडिंग ऑफिसर है। सो सबसे पहले तो गोपा रिलेटेड है अकाउंट से, ठीक है। गोप रिलेटेड है अकाउंट से, ठीक। देन अक्षपतालिक ही वो क्या है, अकाउंटेंट जनरल है, ठीक। अक्षपतालिक जो है वो अकाउंटेंट जनरल है। नगर का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पूरी चीज़ को प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो नगर का एम्प्लॉयड किया जाता है। देन सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब ऐसे याद करें, सीता जी हैं, उनका जन्म हमारा जो होता है वो धरती माँ की गोद से हुआ था, सो तो इसलिए सीताध्यक्ष इज रिलेटेड टू धरती, लैंड, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक। देन इज समस्त अध्यायक्ष मतलब मार्केट, मतलब पूरा जो समस्त मार्केट है उससे रिलेटेड, मार्केट में क्या किसने कितना खरीदा एंड ऑल इज इंक्लूडेड इन इज गवर्नड बाय दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, दैट इज समस्त अध्यायक्ष। और नवध्यायक्ष जो है वो शिप से, अब जैसे नव से हम लोग इसमें समझ में आ रहा होगा, नाव टाइप का साउंड कर रहा है, तो नाव इज रिलेटेड, नाव का मतलब शिप होता है, बोट होता है, तो ये शिप है, ठीक। नेक्स्ट है शुक्लधायक्ष, ये टोल टैक्स से रिलेटेड है, टोल टैक्स। देन धम्म महामता, ये अशोक ने एक नॉट अशोक, ये धम्म महामता, ये पर्टिकुलर जो है वो ये पोस्ट है वो इसलिए बनाई गई थी कि टू चेक पीपल इफ़ पीपल आर फॉलोइंग धम्म और नॉट, लोग धम्म यानी धर्म को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये धम्म जो है धम्म महामत्ता वाली इन्होंने बनाई थी। हाँ, सो आई थिंक धम्म महामत्ता जो है वो अशोक ने ये पर्टिकुलर ऑफिस लेके आए थे वॉर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ ऑफिस हैं जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के थे, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं बार बार पढ़ के, एंड मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी जो टेलीग्राम का ग्रुप है, सो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं एंड यू कैन ईज़िली गेट द पीडीएफ ऑफ दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर्टी के बारे में। पावर्टी यानी गरीबी। अब गरीबी बेसिकली होती 6 से 7 तरीक़ों की होती है, बट इसमें मैंने मेजरली 6 सिर्फ 4 ही कवर किए हैं क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट पावर्टी। अब एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, अगर मान लीजिए किसी की जो इनकम है, किसी की फैमिली की जो इनकम है वो बहुत कम है कि वो बेसिक नीड यानी अगर फूड शेल्टर यानी जैसे बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाली जो नीड होती है वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो दैट कम्स अंडर एब्सोल्यूट
पावर्टी, ठीक है। से कुछ इनकम बहुत कम है कि जो रोज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड एयर एंड वाटर, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो आती है इस एब्सोल्यूट पावर्टी के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है सिचुएशनल पावर्टी। तो सिचुएशनल पावर्टी क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए मान लीजिए गरीबी आ गई या कुछ क्राइसिस अचानक से कुछ आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के पीरियड में बहुत सी फैमिलीज़ में लोगों की जॉब गई। सो उस पर्टिकुलर फेज़ में थोड़ा सा लाइक पैसों की तंगी टाइप की हो गई, एंड देन उसके बाद फिर से रिवाइंड हो गया। फिर से जब कोरोना ख़त्म हो गया, फिर से सबको बैक टू बैक वर्क पे आ गए, तो फिर से चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो उसको बोलते हैं सिचुएशनल पावर्टी। ये बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, ठीक। नेक्स्ट है रिलेटिव पावर्टी। अब रिलेटिव पावर्टी क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी फैमिली की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो जो है वो इतनी कम है कि वो जो सोसाइटी में जो एक एवरेज स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो नीड्स होती हैं, ठीक है, सोसाइटी के साथ चलने वाली जो नीड्स होती है, नॉट बेसिक नीड्स, सोसाइटल जो नीड्स होती हैं वो पूरा नहीं हो पा रही हैं, तो दैट कम्स अंडर रिलेटिव पावर्टी, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट है जनरेशनल पावर्टी। जनरेशनल पावर्टी क्या होती है कि एटलीस्ट आपकी 2 जनरेशन जो है वो गरीबी में रही। जैसे अगर मान लीजिए मैं गरीब हूँ तो मेरी पिछली जनरेशन भी गरीब थी, तो लाइक 2 कंटिन्यूस जनरेशन गरीब हैं, तो एटलीस्ट बोलना है, 2 से 3 भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट 2 जनरेशन्स गरीब रह चुकी हैं, सो दैट कम्स अंडर जनरेशनल पावर्टी। नेक्स्ट, तो ये पावर्टी के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है पाइका रेबेलियन। बहुत छोटा सा है, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कस किया है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो ये कब हुआ था? पाइका रेबेलियन जो हुआ था, यानी पाइका विद्रोह हुआ था, वो 1817 में हुआ था। और क्वेश्चन ये पूछा गया था ये किस स्टेट में हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, और पाइका ट्राइब है उनके बीच में हुआ था। पाइका कहाँ की ट्राइब है? उड़ीसा की ट्राइब है, ठीक। इस पर्टिकुलर विद्रोह में जो पाइका की तरफ से जो मेन लीडर थे वो थे बख्शी जगबंधु जी थे, एंड मेन लीडर थे ये, ठीक। तो ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पाइका, उड़ीसा के पाइका ट्राइब के और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ही थे। एंड इसके जो लीडर थे मेन पाइकास की तरफ से, वो बख्शी जगबंधु जी थे, ठीक। अब नेक्स्ट ये जो है वो 2000 अब हाल ही में ही, मतलब हाल ही में तो नहीं कहेंगे, बट 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इस पाइका विद्रोह, पाइका रेबेलियन के नाम पे एक स्टैम्प और एक कॉइन रिलीज़ किया था, ठीक, 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है ओशंस के बारे में। ओशंस यानी महासागर। अब सबसे पहले तो 5 महासागर है, सबको पता है। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा क्या है, इसको ट्रिक है याद करने की, पैसा, ठीक, पैसा। तो पी से क्या है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ मैं, बहुत ब्लू हो चुका है। हाँ, सो पी से क्या, जस्ट अ सेकेंड। सो पी से क्या है? पैसिफिक ओशन। ए से क्या है? अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप्ड का है। एंड आई से क्या है? इंडियन ओशन। एस से सदर्न ओशन। एंड ए से आर्कटिक ओशन है, ठीक। तो ये पैसा ट्रिक है बड़े से छोटे याद करने की। सो पैसिफिक ओशन में ही हमारा ये सबसे डीपेस्ट ओशन है, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मरीना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है इसका, है चैलेंजर डीप बोलते हैं इसको, ठीक। वहीं जो अटलांटिक ओशन है सबसे बिजिएस्ट ओशन है, तो अगर कभी पूछ ले कि सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो दैट इज़ योर दिस अटलांटिक ओशन जो कि एस शेप का है, ठीक। तो ये ओशंस था। अब एक और टॉप ऐसे था कि हमारे हरियाणा के इस समय सीएम कौन है, तो उनका नाम नायब सिंह सैनी जी हैं। अब लास्ट टॉपिक है दैट इज़ हीट। ओके, सो वैसे तो हीट कई तरीके की होती हैं, बट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है दैट इज़ योर दिस लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता, लेटेंट एक याद कर लीजिए, लेटेंट हीट का मतलब होता है वो हीट जो कि फेस चेंज में रिक्वायर हो। यानी कि अगर कोई मान लीजिए एक आइस है, आइस का टेम्परेचर इस समय 0 डिग्री सेल्सियस है, उस 0 डिग्री सेल्सियस में वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो उस पर्टिकुलर में जो हीट रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट, पर्टिकुलरली लेटेंट हीट भी कई तरीके की होती है, जैसे अब आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। यानी फेज़ या स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस पानी में बदल रहा है। वहीं स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि टेम्परेचर चेंज होता है, फेज़ नहीं। जैसे अगर मान लीजिए पानी है जो कि बहुत ठंडा है, फ्रीज्ड है बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 डिग्री सेल्सियस में हम इसे उबाल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर दौरान जो हीट रिलीज़ हो रही है वो स्पेसिफिक हीट है, यानी सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 10 हो रहा होगा, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइम पे जो हीट रिलीज़ होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जब फेस चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। सो दिस वॉज इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, एंड बाकी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जो रिपीटेड थे, जैसे इलेक्शन कमीशन जो पिछली कुछ एनालिसिस में कवर कर लिए गए, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। सो आपको अगर एक्सेस चाहिए टेलीग्राम चैनल का तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर मेंशन कर दूँगी, आप उस पर मैसेज करके एक्सेस ले सकते हैं, एंड PDFs पे भी एक्सेस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो और आप ट्यून्ड रहेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन।